Hello everyone. Hello, hello students. Hello students. वेलकम अगेन. आज हम JNV की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, JNV एग्जाम जो है आपकी, उसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे. राइट, ओके. आपके लिए मैंने ब्लैक स्क्रीन क्यों लाई है? क्योंकि मेरा फेस भी रिफ्लेक्ट होता है और ये जो स्क्रीन होती है, जो वाइट स्क्रीन होती है, वो जो स्क्रीन होती है वो वे मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे चमकती है. और कैमरा क्या है, वो एडजस्टेबल है. ये स्क्रीन को भी एडजस्ट करते हैं और मेरे फेस को भी एडजस्ट करता है. सो व्हाइल आई कम हियर, दैट back side you will not visible when that background is white, and while I came aside, the whole you can see, but that brightness is not that much good for the your eyes. That's why we chosen the black background. Okay, black background हमने choose की है. 1 minute. ओके, नो वाइब्रेशन नो साउंड. ओके, ये हमने पिछले इसमें पढ़ा. साउंड का टॉपिक चल रहा है हमारा. साउंड का टॉपिक चल रहा है हमारे. तो साउंड के टॉपिक में हमने वाइब्रेशन की एनाटॉमी पढ़ी, कैसा होता है वाइब्रेशन. यही तबला, फ्लूट, इसके एग्जाम्पल्स देखे हमने. उसके बाद ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट हमें देखना है कि कैसे, अभी वो मैकेनिज्म किस किस को याद है? एनीवन रिमेंबर्स द मैकेनिज्म? लास्ट टाइम वी स्टडीड. एनीवन रिमेंबर्स दैट मैकेनिज्म? यस, एनीवन रिमेंबर्स? सो प्लीज आंसर मी afterwards, after you watch the video. One minute. Okay, so as the receiver, the producer of the sound is naturally, the producer of our human sound is our vocal cords, especially, right? And especially wind. Okay, especially wind, that is our major thing. Okay, 1 minute दो मुझे सिर्फ. The source of our voice is our human instrument. मतलब हमारा जो human instrument जो है, जहाँ से हमारी साउंड क्रिएट होती है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है देखते हैं. In humans the sound originates in the voice box larynx. क्या? larynx नाम का ये जो आपको बॉक्स टाइप दिख रहा है, वहाँ पे हमारी ह्यूमन की जो साउंड है वो जनरेट होती है. एट द अपर एंड, मतलब यहाँ पे जो अपर एंड है वहाँ पे क्रिएट होती है ऑफ द विंड पाइप. ये विंड पाइप है हमारे. ओके, इस विंड पाइप पे जो अपर एंड पे larynx जो है, इसमें हमारी वॉइस क्रिएट होती है, साउंड ओरिजिनेट होता है. When lungs force air through a narrow slit, two stretched vocal cords vibrate. अभी समझ लो, यहाँ पे आपको बताया गया है नो वाइब्रेशन नो साउंड. ये क्यों बताया है? क्यों? जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड क्रिएट होगी. वैसे ही हमारे ह्यूमन सिस्टम में है, जब हमारे लंग्स जो है वो एयर को फोर्स करते हैं और एक नैरो स्लिट, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, उस विंड पाइप से जब ये एयर आती है प्रेशर में, तब ये वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं और इस स्ट्रेचिंग के कारण एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इस वाइब्रेशन के कारण हमारे साउंड क्रिएट होता है. ठीक है, अभी सभी बायोलॉजिकली हमारे ह्यूमंस में एज जेंडर और एज the adults or the age, the vocal cords
स्ट्रेचिंग इज डिपेंडेंट, मतलब कितनी वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होती है बायोलॉजिकली, ये हमें दिखाया गया है। दिस बायोलॉजिकल डिफरेंस इन लेंथ डायरेक्टली डिक्टेट्स द यूनिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन वॉइस। मतलब आपने देखा होगा कि वुमेन्स हो या गर्ल्स हो, उनकी वॉइस कोमल होती है, मतलब सॉफ्ट वॉइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स जो होती है दैट दे डू नॉट स्ट्रेच मोर, बट इन द मेन्स और इन द बॉयज द vocal cords are not that much grown that they will stretch. Sorry, मेंस में या बॉयज में वोकल कॉर्ड्स जो होती है वो बहुत स्ट्रेच होती है, 20 मिलीमीटर स्ट्रेच होती है इन लेंथ, और वुमेन्स में 15 मिलीमीटर स्ट्रेच होती है। ये 5 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है, इसके कारण हम बोलते हैं कि मेंस की वॉइस जो होती है, या स्पेशली बॉयज हो मेंस हो, उनकी वॉइस क्यों इतनी स्ट्रांग होती है या लाउडर होती है। दैट इज द रीजन, दैट इज द बायोलॉजिकल रीजन दैट वोकल कॉर्ड जो होती है मेंस की वो 20 mm स्ट्रेच होती है, और जो वुमेन्स की वोकल कॉर्ड होती है वो 15 ml स्ट्रेच होती है। एंड चिल्ड्रंस की वोकल कॉर्ड वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, मतलब ये जो इनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और इसके कारण इनका जो स्ट्रेच होता है वो कम होता है। इसके कारण उनकी आवाज़ मीठी होती है, सॉफ्ट आवाज़ होती है, ज़्यादा लाउडर नहीं होती, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये स्ट्रेच की ये नहीं है, स्ट्रेच कितना होता है उसका मेजरमेंट नहीं है। वोकल कॉर्ड्स का मेजरमेंट है 20 mm इनमें, और वोकल कॉर्ड्स का मेजरमेंट ह्यूमन में 15 mm है, और चिल्ड्रंस में वो बहुत छोटी होती है वोकल कॉर्ड्स। इसके कारण वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है, और मेंस की आवाज़ लाउडर होती है। यहाँ पे दिया है दैट दिस बायोलॉजिकल डिफरेंस इन लेंथ डायरेक्टली डिक्टेट्स द यूनिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन वॉइस। मतलब इस वोकल कॉर्ड्स की लेंथ पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन की वॉइस की क्वालिटी कैसी होगी। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? इफ anyone who is listening, okay, I should say you that कि जब भी आपकी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होती है, या जो लेंथ वोकल कॉर्ड्स का लेंथ है वो छोटा होता है, तब आपकी वॉइस सॉफ्ट आएगी या वेरी मच क्लियर आएगी। बट जब आपकी वोकल कॉर्ड्स बड़ी होती है 20 mm से ज़्यादा, तो आपकी आवाज़ लाउडर आएगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना मराठीत खनखनित, दैट टाइप ऑफ वॉइस यू विल गेट। ओके, सो दैट इज द थिंग। हमारे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे वर्क करता है ये हमें पता चला। मतलब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है तभी साउंड क्रिएट होता है, या हमारी वॉइस क्रिएट होती है। साउंड रिक्वायर्स अ ब्रिज, वाइब्रेशंस कैनॉट ट्रैवल अलोन, देयर रिक्वायर अ मीडियम, अ ब्रिज ऑफ मैटर। मतलब जब भी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं तब वो अकेली नहीं जाती, मतलब दैट इज नॉट कैपेबल that it will create sound alone, means that the vibration needs the medium to create a sound. जैसे कि जब भी आप तबला बजाते हो तब आपने एक फिंगर भी रखा ना उसके ऊपर, तभी भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। बट आप उस पर फोर्स जब डालोगे तब उसमें साउंड क्रिएट होगा। कैसे? पहले वाइब्रेशन क्रिएट होगी और फिर साउंड क्रिएट होगा। मतलब साउंड क्रिएट होने के लिए आपको एक मीडियम लग रहा है, क्या है वो? फोर्स, या आपका हाथ। उस मीडियम के कारण आपकी साउंड क्रिएट होगी, दैट्स द ब्रिज। मतलब वो कह रहा है कि ब्रिज चाहिए या मीडियम चाहिए टू क्रिएट अ साउंड, टू कैरी देयर एनर्जी आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। वाइब्रेशंस जो होते हैं वो अपनी एनर्जी जो होती है वो बाहर की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। उस बाहर के डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन थ्रो आउट होती है उसके कारण साउंड क्रिएट होता है। आपको समझ में आया? दैट इज द रीजन हाउ द साउंड क्रिएट, मतलब साउंड क्रिएशन कैसे होती है।
जब भी वाइब्रेशन एक मीडियम के थ्रू जाती है, उस मीडियम से वो अपनी एनर्जी जो होती है वो आउटवर्ड थ्रो कर देती है। मतलब जो एनर्जी होती है, समझ लो आप कभी भी पानी ले रहे हो, उसके बीच में आपने ग्लास में पानी लिया, उसके बीच में आपने हाथ डाल दिया, तो वो पानी की लेवल बढ़ जाती है। कभी कभी आपने जोर से हाथ डाला तो उसकी स्प्लिट्स आपके बॉडी पे या आसपास के लोगों पे चले जाते हैं, वाटर स्प्लिट्स। एम आई राइट? ये क्यों होता है? दैट इज दैट द रीजन कि वैसे ही ये स्प्लिट्स जैसे जाती है, वैसे ही मीडियम के थ्रू वाइब्रेशन आउटवर्ड जाती है। जैसे आप तबला बजाते हो, उससे आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो आउटवर्ड जाती है, वाइब्रेशन आउटवर्ड जाती है, जिससे कि साउंड क्रिएट होता है। सी सॉलिड्स, साउंड ट्रेवल्स इफिशिएंटली थ्रू वुड, मेटल एंड स्ट्रिंग्स। मतलब वुड है, मेटल है, स्ट्रिंग है। दिख रहा है आपको ये वुड टेबल, ईयर दिख रहा है, वुड दिख रहा है आपको? मुझे देखने दो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, वुड दिख रहा है, टेबल दिख रहा है आपको। ओके, ये जो वुड है, ये जो मेटल, कोई भी मेटल हो, स्ट्रिंग हो, वुड हो, इसके थ्रू, दीज आर द सॉलिड मटेरियल्स, इसके थ्रू साउंड जो होता है वो इफिशिएंटली ट्रैवल होता है, मतलब इजीली ट्रैवल होता है। बट इन लिक्विड्स द मीडियम थ्रू विच व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट अंडर वाटर। मतलब यहाँ पे अंडर वाटर में, पानी में कैसे वॉइस होता है, क्रिएट कैसे होता है वॉइस। जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से, वो पानी में, उस मीडियम के थ्रू यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमें देखना है कि कैसे वाइब्रेशन को कौन से मीडियम्स की जरूरत है टू क्रिएट द साउंड। सो फर्स्ट मीडियम हमारा वुड है, जिससे कि साउंड इफिशिएंटली ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद द मीडियम थ्रू विच व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट अंडर वाटर। मतलब अंडर वाटर में कौन सा एक मीडियम होता है, उसके थ्रू वेल्स और डॉल्फिन्स कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और उस मीडियम के थ्रू अंडर वाटर या पानी में हम साउंड या वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, या साउंड और वाइब्रेशन ट्रैवल करता है। देन द एयर दैट कैरीज एवरीडे कॉन्वर्जेशंस। एयर, आप जब भी बोलते हो ना, तब भी आपकी जो वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन या वो साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल करता है और दूसरे के कान में जाता है। ठीक है, दैट इज द थिंग कि हमारे जो 3 मैटर्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 3 मैटर्स यहाँ पे दिया है, ब्रिज ऑफ मैटर। मैटर के मीडियम से वो जाता है, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैसेस मैटर। मतलब सॉलिड में वुड जो है, मेटल जो है, जो स्ट्रिंग्स जो है, उसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। उसके बाद लिक्विड्स में, जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स कौन से मीडियम से कम्युनिकेट करते हैं, उस मीडियम से लिक्विड में या पानी में साउंड ट्रैवल करता है। उसके बाद गैसेस में एयर आती है, एयर साउंड को ट्रैवल करने में मदद करता है। एम आई राइट? सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ साउंड। समझ में आया कैसे वाइब्रेशन को एक मीडियम लगता है, उस मीडियम से साउंड ट्रैवल करता है इन ऑल द डायरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द वैक्यूम वॉल। When air is removed completely from a vessel, it creates a vacuum. Okay, without a medium to bridge the gap, the mechanical vibrations have nothing to push against. समझ लो कि आपने कभी देखा है, कभी सुना है कि वैक्यूम क्रिएट होना मतलब एक दबाव क्रिएट होना। मराठीत आपण म्हणू शकतो त्याला की जेव्हा पण आपण एक पूर्ण खोली बंद करतो आणि त्या खोलीतली पूर्ण हवा बाहेर काढून टाकतो, तेव्हा त्याच्यात एक वॅक्यूम क्रिएट होतं, म्हणजे गुदमरल्यासारखं होतं आपल्याला. दॅट इज द थिंग हियर इज हॅपनिंग. मतलब जब भी एयर इज रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, समझ लो ये वेसल है, इसमें से पूरी एयर निकाल दी गई है, तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है, दबाव क्रिएट होता है. उसके बाद विदाउट अ मीडियम टू ब्रिज द गैप, द मैकेनिकल वाइब्रेशंस हैव नथिंग टू पुश ऑन इट. मतलब इसमें एक मीडियम होगा तो ही मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो
पर्टिकुलर थिंग को पुश करेगी या उस थिंग को ट्रैवल करने में हेल्प करेगी. द साउंड हिट्स अ लैटरल वॉल. इन ट्रू वैक्यूम देयर इज ओनली साइलेंस. यहाँ पे देखो, समझ लो, यहाँ पे वैक्यूम है, इसके अंदर आपने फोन रखा है और फोन को वाइब्रेशंस ट्रांसफर करनी है. ठीक है, साउंड को ट्रैवल करवाना है. सो जब भी यहाँ पे इस फोन को वैक्यूम एरिया में रखा गया होगा, समझ लो आपने फोन रखा उसके अंदर, फोन के अंदर, ग्लास के अंदर, वो ग्लास इमीडिएटली उसको एयर मिला ही नहीं, ऐसा आपने देखा, और इमीडिएटली आपने उसे ऐसे क्लोज्ड एरिया में या ग्लास को ऐसे टेबल में आपने ऐसे वैक्यूम में टाइट कर दिया. ठीक है, ग्लास लो, आप कोई भी प्लेन एरिया लो, उसके ऊपर उसे इमीडिएटली रख दो, उसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए. सो इस प्रोसेस से उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा. लेकिन जब आप दूसरे फोन से इस फोन को कांटेक्ट करोगे तो वो फोन बजेगा, उसमें वाइब्रेशन आएगी या वो उसकी रिंग हमें सुनाई देगी. क्यों? कैसे? कि साउंड जो होता है वो एक वैक्यूम वॉल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, साउंड जो होता है वो वैक्यूम वॉल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, ये हमें यहाँ पे बताया है. समझ में आ रहा है सभी को कि साउंड एक वॉल होगी तभी भी उस वॉल को क्रैक करके वो साउंड आगे जा सकता है. दैट इज द थिंग. ये भी पॉइंट आपको समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बायोलॉजिकल रिसीवर. अभी हमारा जो साउंड है इसको ह्यूमंस में, लिविंग बींग्स में एक बायोलॉजिकल सर्वर है, स्पेशली इन ह्यूमंस, वो है हमारा ईयर. सो वो हमारा वॉइस कैसे रिसीव करता है. जैसे लास्ट इसमें हमने देखा था, देयर आर द 4 पिलर्स ऑफ साउंड. कौन से है? सोर्स है, एम आई राइट? सोर्स है, द मीडियम, द रिसीवर एंड द पॉइंट. अभी हमने सोर्स देख लिया. सोर्स क्या है हमारा? ह्यूमन वॉइस है, तबला है, इंस्ट्रूमेंट है. वो हमने इस पॉइंट तक सोर्स देख लिया, इस पॉइंट तक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, इधर तक वॉइस क्रिएट होता है, सोर्स है. उसके बाद मीडियम क्या है हमारे वॉइस के ट्रैवलिंग के? दैट मीडियम्स आर ब्रिज ऑफ मैटर. मैटर्स जो है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मैटर है, जो मैटर्स है, उस मैटर के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है. दैट इज द फर्स्ट मीडियम. उसके बाद वैक्यूम वॉल के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है. इफ देयर इज अ वैक्यूम वॉल, फ्रॉम दैट ऑल्सो दैट साउंड कैन ट्रैवल. ये एक मीडियम है साउंड का ट्रैवलिंग का, ये भी हमने देख लिया. ठीक है, उसके बाद द बायोलॉजिकल रिसीवर. बायोलॉजिकल रिसीवर, अभी सोर्स हो गया, मीडियम हो गया, अभी हमें रिसीवर क्या है? हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा रिसीवर है जो हमारे साउंड को रिसीव करता है, स्पेशली ह्यूमन बॉडीज में. उसके बाद और एक रिसीवर है, स्पेशली ह्यूमंस का ही हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे वॉइस रिसीव होता है, बाकी का नहीं, कैसे सिर्फ वॉइस रिसीव होता है, इससे यही हमें पढ़ना है. यहाँ पे ध्यान दो, द शेप ऑफ द आउटर ईयर एक्ट्स एज अ फनेल. जो हमारा आउटर ईयर जो होता है, ये जो होता है, ये एक फनेल के जैसा एक्ट करता है. यहाँ से समझो एक फनेल है, फनेल ऐसे ही शेप में होता है ना, इसके अंदर पानी जाता है, वैसे ही यह जो शेप होता है ये फनेल की तरह होता है. कैप्चरिंग वाइब्रेशंस फ्रॉम द एयर एंड गाइडिंग देम डाउन अ कैनल. मतलब जो वाइब्रेशंस है उनको कैप्चर करके इस कैनल में गाइड करता है. एट द एंड ऑफ दिस जर्नी लाइज अ थिन हाईली सेंसिटिव स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, द एयर ड्रम. पडदा, मराठीत आपण कानाचा पडदा म्हणतो ना, दॅट इज द थिन स्ट्रेच अँड सेन्सिटिव, व्हेरी मच सेन्सिटिव एरिया विच इज द एंट्री फॉर दैट वाइब्रेशंस, दैट इज ईयर ड्रम. ये ईयर ड्रम के आगे क्या होता है? अभी यह ध्यान दो, पहले से मैं आपको समझाता हूँ. जो हमारा ईयर का शेप है वो एक फनेल की तरह है, राइट? उसके बाद जब भी फनेल की तरह शेप है, ये हमें पता है, उससे वॉइस जो होता है हमारा, जो साउंड है वो ईयर के थ्रू अंदर घुसता है. एम आई राइट? अंदर घुसता है, और वो जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशन जो होते, सॉरी,
वाइब्रेशन जो होती है वो जो एयर में होती है वो हमारे एयर के थ्रू अंदर इस कैनल में, ये हम इसे कैनल कहते हैं, इस कैनल में आ जाती है। उसके बाद ये एयर ड्रम जो है इस एयर ड्रम पे वो एंड होती है। उसके बाद एयर ड्रम के अंदर क्या प्रोसेस है ये हमें देखना है, ठीक है, ये समझ में आया। और एयर ड्रम क्या है, एक थिन हाईली सेंसिटिव स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक थिन और हाईली सेंसिटिव स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सेल, वैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री ऑफ द सेल। यहाँ पे वैसे ही ईयर की बाउंड्री हम कह सकते हैं एयर ड्रम, मतलब एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वेरी हाईली सेंसिटिव। द एयर ड्रम मेटाफोर कैसे काम करता है एयर ड्रम, ठीक है। एयर ड्रम ऑपरेट्स एग्जैक्टली लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, मतलब एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह वो ऑपरेट करता है। व्हेन साउंड वाइब्रेशन स्ट्राइक इट द मेम्ब्रेन इज पोज्ड टू ऑसिलेट, मतलब जब भी ये मेम्ब्रेन पे साउंड जो होता है वो आता है, साउंड वाइब्रेशन जो आती है, तब ये जो होता है ये ऑसिलेशन के लिए, ऑसिलेट करने के लिए फोर्स होता है। These tiny rapid vibrations are captured, sent to the inner ear and routed to the brain for translation. ये जो वाइब्रेशंस होती है, टाइनी वाइब्रेशंस हम इसे कह सकते हैं, ये रैपिड स्पीड से कैप्चर की जाती है और इनर ईयर के थ्रू इसे ब्रेन के पास भेजा जाता है फॉर द ट्रांसलेशन। ब्रेन इज द ट्रांसलेटर ऑफ आवर बॉडी। ये समझ में आया आपको कि हमारे बॉडी में जो साउंड आता है इसको ट्रांसलेट करने वाला कौन होता है, वो ब्रेन होता है। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे जो जो लिखा है वो दिख रहा है ना, नहीं तो मुझे जूम करने को बोलो एक बार। दिख रहा है तो मुझे जूम, मुझे लग रहा है दिख रहा है, ठीक है। आप कैसे बोल सकते हैं, आप लाइव थोड़ी हो, मुझे ये ध्यान में नहीं आता है, लेकिन छोड़ो। ये समझ में आया आपको कि ब्रेन जो होता है वो ट्रांसलेशन करता है हमारे वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस का, जो एयर ड्रम से पास होके इनर ईयर से रूट कर, मतलब एक जर्नी से ब्रेन तक आती है। वहाँ पे हमारा जो वॉइस है वो ट्रांसलेट होता है, या साउंड वाइब्रेशन जो होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं। मतलब ये ध्यान में रखो कि ये जो हमारी साउंड होती है ये एवरी टाइम इट ट्रैवल्स इन वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशंस में ही साउंड ट्रैवल होती है। अभी डिकोडिंग द सिग्नेचर, डिकोडिंग द सिग्नेचर का मीनिंग है कि 1 मिनट, you can recognize familiar sounds without seeing the source because every sound wave carries a unique physical signature। मतलब आप कोई भी एक familiar sound जो होता है वो आप उसे देख विदाउट सीइंग उसे पहचान सकते हो बिकॉज ऑफ द फिजिकल सिग्नेचर। क्या है वो फिजिकल सिग्नेचर? द ब्रेन डिकोड्स दीज सिग्नेचर्स बाय एनालाइजिंग 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अभी हमारे साउंड के 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से हमारा ब्रेन डिकोड करता है कि कौन किसकी साउंड है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पर्सन की एम्पलीट्यूड और वॉइस की फ्रीक्वेंसी जो होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी और साउंड की एम्पलीट्यूड जो होती है, उसके थ्रू हमारा ब्रेन डिकोड करता है हुज वॉइस इट इज। बिकॉज एवरीवन्स साउंड, मतलब तबला हो, कोई भी, एवरीवन मतलब ह्यूमंस नहीं, तबला इंस्ट्रूमेंट, थिंग, कौन सी भी थिंग, कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से भी ह्यूमन की वॉइस वो ब्रेन डिकोड कर सकता है बाय इट्स एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर सभी साउंड्स को अपनी अपनी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज होती है, उस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से हमारा ब्रेन डिकोड करता है, ठीक है। कैसे? कंटिन्यूअस वेव जो आती है इसे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में ये बदल जाती है जो वेव्स होती है, और इन एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसी के मेजर्स के थ्रू हमें पता चलता है किसकी वॉइस है। आपकी आंख बंद है, आपके सामने कोई भी खड़ा है, आप पहचान सकते हो बाय हीज और हर वॉइस, राइट। हीज या आपके सामने कोई भी खड़ा है, किसी के भी वॉइस को आप पहचान सकते हो बाय कीपिंग हैंड ऑन योर हैंड, सॉरी कीपिंग हैंड ऑन योर आईज,
okay, by from which, from how, by the amplitude and frequency of that sound which decodes, means which brain decodes, ठीक है, वो जो ब्रेन होता है वो उसे पहचान लेता है, वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड मतलब क्वाइट टू लाउड और फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच टू हाई पिच। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि बहुत लाउड लाउड होता है साउंड, और फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच टू हाई पिच, मतलब कैसे लो पिच टू हाई पिच साउंड जा रहा है। आपने कभी रिकॉर्डिंग का एरिया देखा है? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डर। देखो यहां से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे मैं जितना ज़ोर से बोल रहा हूँ वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई लेवल से लो लेवल, हाई पिच लो पिच हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन माई वॉइस। देखो, देख पा रहे हो आप? देखो, सभी देखो, जब मैं चुप हो जाता हूँ वो पूरी लाइन साइलेंट हो जाती है, मतलब पूरा लो पिच हो जाता है। जब मेरा वॉइस आता है तब वो हाई पिच हो जाता है। जब मेरा वॉइस अभी रेज हुआ था तब वो हाई पिच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मेरा वॉइस रेज हुआ था, ठीक है, तब वो हाई पिच हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा वॉइस बहुत लो था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे लो हो गया। मतलब दिस इज द प्रोसेस, मतलब ये हाई पिच और लो पिच में जो है वो फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सीटी जो होती है वो जब बजती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है, उसके थ्रू हमें पता चले। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड डिक्टेट्स लाउडनेस, हाइट ऑफ द वेव, मतलब वो जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितने लाउडनेस में वो पर्टिकुलर साउंड है वो डिक्टेट करता है, वो बताता है। स्पेसिफिकली वो वेव्स होती है ना, वो कितनी हाइट की है वो हमें बताता है। यहाँ पे देखो कि एम्पलीट्यूड कैसे है, कितना हाइटेड है वो हमें एम्पलीट्यूड बता रहा है, राइट। वैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच। यहाँ पे हाई पिच, ये लो पिच से हाई पिच, लो पिच हाई पिच। यहाँ पे ये लो पिच और हाई पिच में बताता है क्या, फ्रीक्वेंसी, कैसे साउंड लो पिच से लेकर हाई पिच जा रहा है। फ्रीक्वेंसी डिक्टेट्स पिच और श्रिलनेस, श्रिलनेस मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड कितने ऑसिलेशंस हुए, ऑसिलेशन मतलब कांस्टेंट मूविंग हो रहा है ना साउंड का, वो पर सेकेंड कितना हुआ है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। श्रिलनेस या पिच, उसका पिच कैसे, लो पिच हाई पिच कितना कैसे वो बताता है। जैसे मैंने आपको रिकॉर्डर में दिखाया कि लो पिच से लेकर हाई पिच, लो पिच हाई पिच, वो जैसे मेरा वॉइस बढ़ते जा रहा था वैसे वो हाई पिच साउंड जा रहा था, जैसे मेरा वॉइस लो होते जा रहा था वैसे वो लो होते जा रहा था। फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव एम्पलीट्यूड जो साउंड को कैसे, वो लाउडनेस कैसे ट्रैवल कर रहा है, कितना लाउड है वो वॉइस, पर्टिकुलर साउंड वॉइस क्यों आ रहा है, वो साउंड कितना लाउड है वो बताता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो पिच बताता है, कितने पिच पे वो या कितने ऑसिलेशंस पर सेकेंड में वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, ठीक है। मतलब कितने ऑसिलेशंस वो साउंड क्रिएट कर रहा है पर सेकेंड, कितने ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बताता है। सिंपल है कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस बताता है या हाइट ऑफ द वेव बताता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकेंड में कंप्लीट करता है ये हमें बताता है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द स्केल ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस की स्केल कैसे होती है कि कितने, कौन से मेजर में राउंडनेस, मतलब जो कौन सी मेजरिंग यूनिट है जिसमें लाउडनेस मेजर किया जाता है। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उससे वो प्रोपोर्शनल है। इफ एम्पलीट्यूड डबल्स लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, मतलब
एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो वो जो लाउडनेस होता है वो फैक्टर 4 के फैक्टर से बढ़ जाता है। ये मैथ्स है, आपके ध्यान में नहीं आएगी। इजीली देखो कि जो जब भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तब लाउडनेस उसके 4th फैक्टर से बढ़ जाता है। इजीली इतना ही ध्यान रखना है। और इट मेजर्ड इन डेसिबल्स। मैंने लास्ट सेशन में बताया था व्हाट इज डीबी और डेसिबल्स। डेसिबल्स क्या है वो पता चले कि कितने मेजरिंग यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब लाउडनेस, कितना लाउड वो वॉइस है, एम्पलीट्यूड, स्केल ऑफ एम्पलीट्यूड हम उसे कह सकते हैं। द साउंडस्केप स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी की मेजर क्या होती है, Hz, ठीक है, Hz। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज, Hz। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस हुए, मतलब 20 हर्ट्ज एक साउंड ने क्रिएट किया। इनऑडिबल मतलब इंफ्रासाउंड बिलो 20 Hz और हर्ट्ज। वाइब्रेशन टू स्लो फॉर द ह्यूमन ईयर टू डिटेक्ट, मतलब जब भी वाइब्रेशंस 20 हर्ट्ज के नीचे होती है तब हमें कुछ सुनाई नहीं देता, और जब वाइब्रेशंस 20,000 हर्ट्ज के अबव होती है, यूज्ड बाय डॉग्स, पुलिस विजिटर्स एंड मेडिकल ट्रैकिंग इक्विपमेंट, मतलब उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जो 20,000 के ऊपर होती है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और 20 हर्ट्ज के नीचे होती है उसे हम इनऑडिबल या इंफ्रासाउंड कहते हैं। और उसके बाद इनऑडिबल में ये नहीं आएगा, बट अल्ट्रासाउंड है 20,000 हर्ट्ज के आगे अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत बड़ा साउंड, और 20,000 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रासाउंड होता है जिसे हम इनऑडिबल कह सकते हैं, ठीक है। ये भी इनऑडिबल होता है बिकॉज दैट मच हार्ड वॉइस वी कैन नॉट, मतलब वो ईयर जो है हमारा वो सहन नहीं कर सकता। डीजे जो वॉइस होता है ना, वो भी आप डीजे की वाइब्रेशंस जो होती है वो भी कभी कभी आपके ईयर के लिए इतनी कैपेबल नहीं होती है, इससे वो कभी कभी बहरे हो जाता है इंसान। मराठीत म्हणतो ना, जेव्हा कधी कधी जास्त जोरात किंवा कानात किंचाळलं ना कोणतरी, असा कानठाळी बसणे, ओके, मराठीत म्हणतो आपण कानठाळी बसणे, म्हणजे एकदम जोरात आवाज कुणी कानात केला ना की मग आपल्याला 5-10 मिनिटासाठी काहीच ऐकू येत नाही, त्याला कानठाळी बसणे असं म्हणतात। बस दैट इज द थिंग विच इज अल्ट्रासाउंड। और हमारे ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज में हम आवाज सुन सकते हैं। द अकॉस्टिक विंडो ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, मतलब ह्यूमन की जो ईयर है वो इन हर्ट्ज में साउंड सुन सकती है, ठीक है, सुन सकती है। देखो कभी कभी जब डॉग्स जो होते हैं वो बाग करते हैं, पुलिस की विजिटर्स जो होती है वो ऐसे जोर जोर से बजती है, बहुत बार बजती है, तब हमारे ईयर को इरिटेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज दैट इज अल्ट्रासाउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी में वॉइस आ रहा है, और इस हमारे इंफ्रासाउंड, स्लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस, और लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और वाइब्रेशन, ये हमने देखा। और हमारे ईयर की ऑडिबल रेंज में हमने देखी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है Hz में, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो डेसिबल्स dB में मेजर किया जाता है। अभी ये सब हमने देख लिया। सोर्स क्या था हमारा, ये भी हमने देख लिया। मीडियम क्या था हमारा, ये भी हमने देख लिया। रिसीवर क्या था हमारा, ये भी हमने देख लिया। और डिकोडर या क्वालिटी हमें जो बता रहा था, दैट इज आवर ब्रेन, ठीक है। अभी एक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने आवाज क्रिएट की, आपको सुनाई दी, ये मैंने आवाज क्रिएट की। मैंने इस पेन को मेटल पे बैंग किया, जैसे आप बेंच बैंग करते हो वैसे ऐसे मैंने बैंग किया मेटल ग्लास पे, स्टील ग्लास, ओके, उस ग्लास पे मैंने बैंग किया। सो उसका सोर्स क्या था, स्टील ग्लास। मीडियम का क्या था, सोर्स क्या था उसका,
पेन, और मीडियम क्या था, दैट वाज द ग्लास, स्टील ग्लास, और उसका रिसीवर कौन था, मेरा आई, ईयर, मेरा ईयर रिसीवर था उसका, और उसको ट्रांसलेट किसने किया, दैट इज, और डिकोड किसने किया, कितने फ्रीक्वेंसी में है वो, कितनी एम्पलीट्यूड में है, कितना लाउड है वो, कितना फ्रीक्वेंसी में वो साउंड है, वो ब्रेन ने हमारी डिकोड किया, ठीक है। इफ दैट वाज द वॉइस ऑफ अनदर पर्सन, वो मुझे बताता किसकी वॉइस है, मुझे समझ में आ जाती, मतलब हमारा जो डिकोडर है वो हमारा ब्रेन है, विच ट्रांसलेट्स द वॉइस, वो वॉइस किसी की भी हो। आपने आंख बंद कर लो, एक बार आंख बंद कर लो, मैं आपके एक बार टेस्ट लेता हूँ, आंख बंद कर लो, सभी आंख बंद कर लो, और ये जो मैं वॉइस आपको सुना रहा हूँ, ये वॉइस किसकी है मुझे बता, आपको तो दिखेगा भी नहीं, आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं। अभी जो मैंने वॉइस क्रिएट किया वो वॉइस किसका है मुझे बताओ जरा, किसकी वॉइस है वो मुझे बताओ, इन कमेंट बॉक्स मुझे बता दो कि किसकी वॉइस है। दैट वाज द वॉइस ऑफ पे। आपने जब सुना होगा तभी आपको पता चल चुका होगा, राइट, आपने जब सुना होगा तभी आपको पता चल चुका होगा, मीन्स दैट इज द थिंग, ठीक है। वो क्या है, द, उसका जो मीडियम था वो क्या था, वो सोर्स क्या था, वो पेपर। इसका मीडियम क्या होगा, क्योंकि मैंने उस पेपर को रब किया था, मीडियम क्या होगा मुझे बताओ। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, सोर्स तो पेपर है, उसका मीडियम क्या था मुझे बताना है, और रिसीवर क्या है, मेरा ईयर और आपका ईयर है, और डिकोडर क्या है, मतलब वो कितना लाउड था, कितने फ्रीक्वेंसी में था, कितना हर्ट्ज में वो वॉइस था, साउंड था, वॉइस ही मेरे मुंह में आता है, साउंड था, वो हमें ब्रेन बताया, एक मिली सेकेंड में ब्रेन बता देता है, राइट। समझ में आया है सभी को, आपको भी आपकी आवाज सुनाई देती है, ऐसा नहीं कि जैसे हिंदी में कहावत है ना, भगवान के घर देर नहीं, देर है बट अंधेर नहीं, ऐसा है ना, मतलब कि भगवान ने हमें इतना भी कम नहीं दिया है कि भगवान ने इतना कम नहीं दिया है कि हम बोल रहे हैं लेकिन हमें हमारा बोला हुआ ही नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं किया है, मतलब हमें बोला हुआ सुनाई भी देता है हमारा, और आप इन फ्रंट ऑफ यू एनीवन इज देयर, वो भी हमें सुनाई देता है, कुछ पर्टिकुलर थिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है, सब कुछ हमें सुनाई देता है, राइट। सो हमें भगवान ने हमारी वॉइस भी सुनने के लिए हमें एबिलिटी दी, और बाकियों की भी वॉइस सुनने की, हमें साउंड सुनने की हमें एबिलिटी दी, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ साउंड, मतलब कैसे साउंड क्रिएट होता है। अभी म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस है, म्यूजिक मतलब क्या, एक डिलीवर्स अ रेगुलर ऑर्डर्ड एंड मेलोडियस वेव टू द ईयर, मतलब एक सुंदर सॉफ्ट, एक रेगुलर वेव, मतलब एक कांस्टेंट ऑसिलेशन में जो वेव होती है वो, और जो मेलोडियस वॉइस हम इसे कह सकते हैं, मेलोडियस वेव हमें हमारे ईयर तक वो लाता है, मतलब दैट इज द म्यूजिकल साउंड। और नॉइज मतलब क्या होता है कि अनप्लीजेंट, chaotic and unwanted sounds in the environment. Even musical sound transitions into noise pollution if the amplitude becomes too loud. मतलब जब भी आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो, रैप आपने सुना है, रैप, वो रैप में कभी कभी जब वो पर्टिकुलर इंसान जो होता है, पर्सन जो होता है, अपनी वॉइस जब बढ़ाता है, वो जब वॉइस बढ़ाता है तब उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, उस एम्पलीट्यूड ग्रोथ के कारण भी नॉइज पोल्यूशन होता है, मतलब वो नॉइज बढ़ने के कारण, वॉइस साउंड बढ़ने के कारण, एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण नॉइज होता है, दैट इज द थिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। ओके, हाँ, ओके, you understood between the difference between the voice and noise, music and noise. Now hidden toll of noise pollution, मतलब what is the main source of noise pollution, मतलब noise pollution से क्या हार्म होता है, lack of sleep and chronic anxiety,
हाइपरटेंशन और टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट हमें होती है बाय द नॉइज पोल्यूशन। ये सिंपल 3 चीजें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो जल्दी ले लो और रीड करो। दैट इज वन प्रिकॉशन और मिटिगेशन मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स। अभी मिटिगेशन मेजर्स क्या है, मतलब सॉरी मिटिगेशन नहीं, ये हार्म्स है हमारे, क्या हार्म्स होते हैं नॉइज पोल्यूशन से। और मिटिगेशन ब्लूप्रिंट मतलब हम कैसे उसे मिटा सकते हैं, मतलब मिटिगेशन नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके कि टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट इंटरवेन इन द वेव्स जर्नी, मतलब वेव्स की जर्नी जो है उसके बीच में हमें कुछ तो लगाना चाहिए। अभी समझ लो आपके रोड साइड, आपके घर के साइड में हाईवे है, राइट, और उसके बीच में किसी ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपके बिल्डिंग के बीच में या आपके घर के बीच में, और उस हाईवे के बीच में बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी 5-6 मंजिलें बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, तो आपका साउंड उधर ही उस वो जो वॉल होती है वो साउंड वहाँ पे रोक देगा और आपके यहाँ पे ज्यादा वॉइस आएगा नहीं। दैट इज द थिंग, मतलब ब्लॉक द मीडियम, वॉइस का मीडियम ब्लॉक कर दिया हमने। यहाँ पे वॉल है, उस वॉल से हमें वॉइस का जो मीडियम है उसमें उसको हमने ब्लॉक कर दिया। और इंक्रीज द डिस्टेंस, या तो आप यहाँ पे आपका घर है तो आप बाहर जरा दूर जाओ रहने के लिए, तभी भी आपको उस वॉइस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्लॉक द मीडियम मतलब यहाँ आपका जो आपको रहना है, साइड्स में रहना है, तो वहाँ पे आप जो है वो मीडियम आप ब्लॉक कर दो, ठीक है, ब्लॉक कर दो, जिससे कि आपको आवाज ज्यादा नहीं आएगा। सोर्स है, मीडियम को ब्लॉक कर दिया, अपने रहने का डिस्टेंस ज्यादा किया, और रिसीवर हमारा जो आपका घर जो है वो रिसीवर में आपको मीडियम वॉइस, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो कितनी है, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे जब आएगा एम्पलीट्यूड तब वो स्लो होगा, फ्रीक्वेंसी स्लो होगी। दैट इज द थिंग। मास्टरिंग द वेव, द गोलकोंडा इको, यहाँ पे भी एक केस स्टडी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, यू कैन रीड आफ्टरवर्ड्स। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा लेकिन अभी करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार निकाल लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नियर हैदराबाद द गोलकोंडा फोर्ट स्टैंड्स एज अ मार्वल ऑफ एकॉस्टिक इंजीनियरिंग, मतलब गोलकोंडा फोर्ट जो है वो एक मार्वल ऑफ एकॉस्टिक इंजीनियरिंग जो है वो है। कैसे है, यहाँ पे आपने ताली बजाई ना तो इसका साउंड यहाँ तक ही सीमित रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। कभी भी आप ऐसे बड़े प्लेस पे जाते हो, उसकी खिड़कियाँ या कोई भी जो उसका साउंड डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में जाने का जो साउंड है उसको आपने ब्लॉक कर दिया तो वो वॉइस वहाँ पे ही रुक जाती है और वहाँ फिर से आपके पास आती है। मराठीत म्हणायचं तर वॉइस रिपीट होती ना की एका बंद खोलीत एकटा माणूस असेल आणि तिथं एकदम बंद कोंडल्यासारखं असेल तर तिथं वॉइस जी आहे ती सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो दिस इज द थिंग, ओके, कि ये जो है ये यहाँ पे उसका साउंड रोक देता है, बाहर नहीं जाने देता है। म्हणजे मराठीत कुठल्याही बंद खोलीत जर तुम्ही गेला, तिथं तुम्ही जोरजोरात ओरडला, टाळ्या वाजवली तर ते तुम्हाला खूप 1 2 3 4 5 खूप वेळा ऐकू येणार ती गोष्ट। आता एका बंद खोलीत जर तो आवाज येत असेल तर तो आवाज इतक्या वेळा तुम्हाला ऐकू येणार की तुम्ही हॅरस होऊन जा। हां, म्हणून त्या एरियामध्ये वॉइस जास्त एक्सपांड होत नाही, तिथल्या तिथूनच रिफ्लेक्ट होतो, तिथं जाऊन परत रिफ्लेक्ट होतो। तुम्ही कुठल्याही केव्समध्ये कुठल्या जुन्या मॉन्युमेंटमध्ये किंवा असं स्टुपा टाईप जे असतं तिथं जा, तिथं वॉइस एक्सपांड होतच नाही,
रिफ्लेक्ट होऊन परत तुमच्यापाशी एक दोन वेळा परत. दॅट इज द थिंग. क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. Okay, this is one case study how the voice you should manage the voice. समझ में आया पूरा सेशन? हमने देखा how the source, what is the anatomy of sound, कैसे साउंड ट्रैवल करता है, सोर्स से वो क्रिएट होता है, उसके बाद वो मीडियम से उसे एक एनर्जी मिलती है टू स्प्रेड आउट होल डायरेक्शंस, उससे वो रिसीव होता है हमारे ईयर में, उसके बाद वो डिकोड किया जाता है ब्रेन से. दिस इज ओके. थैंक यू हैव अ नाइस डे. दिस इज द चैप्टर. समझ में आया? क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10. ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साइंस का साउंड जो है उसमें से ही ज़्यादा इसमें सोर्सेस हैं और वो उस चैप्टर को ही आपको स्टडी करना है ज़्यादातर. सो प्रेफर दैट चैप्टर एंड वी आर एंड टू दिस पॉइंट. Thank you very much. Thank you very much. I am closing.